नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है और जो बड़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं, इसलिए उन्हें यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। जितना वे जन सरोकारों के कवि रहे हैं, उतना ही वो प्रकृति से जुड़े हुए कवि भी रहे हैं, क्योंकि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों को उन्होंने बड़ी निकट से देखा है और उन्हें ही कविता के माध्यम से पाठकों तक को लेकर आए हैं। बादल को घिरते देखा है उनकी बड़ी सुंदर कविता है। सभी ने अपनी आंखों से बादलों को घिरते हुए, गरजते हुए, बरसते हुए देखा होगा और सभी आनंदित भी हुए होंगे। लेकिन बावजूद इसके उनके विषय में दो शब्द कह देना, और ख़ास तौर से इतनी उत्कटता से, इतनी सुंदरता से कह देना, ये शायद नागार्जुन जी के ही बस की बात है। चलिए पढ़ते हैं उनकी एक सुंदर सी कविता, बादल को घिरते देखा है। बादलों का घिरना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब बादल घिरते हैं तो बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन पहाड़ी प्रदेश में बादलों का घिरना और अधिक सुंदरता हमारे सामने ले आता है। एक पहाड़ी प्रदेश में बादलों को घिरते हुए कवि ने अपनी आंखों से देखा है और उसका ही सुंदर चित्र हमारे सामने उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है। नागार्जुन जी क्या कहते हैं, देखिए, चलिए पढ़ते हैं। अमल धवल गिरी शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी कहते हैं कि अमल, मल रहित अर्थात निर्मल, स्वच्छ, धवल श्वेत, गिरी पर्वत। नागार्जुन जी कहते हैं कि स्वच्छ श्वेत पर्वतों के शिखरों पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। हिमालय पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील में जो कमल खिले हुए हैं, उन स्वर्णिम कमलों पर शीतल ओस के कणों को गिरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत के स्वच्छ श्वेत शिखरों पर मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। यही नहीं, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जो मानसरोवर झील है, उस झील में खिले हुए कमलों पर मैंने शीतल ओस की बूंदों को गिरते हुए भी अपनी आंखों से देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। नागार्जुन जी हिमालय पर्वत में वर्षा ऋतु के समय या उससे संबंधित कुछ और दृश्य हमारे सामने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ पहले उन्होंने कुछ पंक्तियों में ये कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से हिमालय पर्वत पर बादलों को गिरते हुए देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो मानसरोवर झील है, उसमें खिले हुए कमलों पर शीतल उसकी बूंदों को मैंने गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नागार्जुन जी कहते हैं, तुंग का अर्थ है उतुंग अर्थात ऊंचा, उच्च। हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर छोटी और बड़े आकार की अनेक झीलें हैं। उनकी श्यामल नील सलील में, उनके श्याम वर्णी और नीले पानी में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर। कवि कहता है कि हिमालय पर्वत पर छोटी बड़ी बड़े आकार की, छोटे आकार की और बड़े आकार की अनेक झीलें हैं। उनकी श्याम वर्णी और नील वर्णी पानी में समतल देशों से आकर वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल हुए अनेक हंस आते हैं और तिक्त, तीखे, मधुर, मीठे विष तंतु पराग कण कह सकते हैं, खोजते हंसों को तुरते देखा है। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत की जो बीच में समतल भूमि है, वहाँ पर छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं और उन झीलों पर में श्याम वर्णी और नील वर्णी पानी है। और मैंने वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर तीखे और मीठे पराग कोश खोजते हुए ऐसे बहुत से हंसों को देखा है, जो वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर पर्वतीय प्रदेशों में आए हैं और यहाँ आकर इन झीलों में वो लगातार तैरते रहते हैं और निरंतर तैरते हुए हंसों को नागार्जुन जी ने अपनी आंखों से देखा है।
ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरिदरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। एक और सुंदर दृश्य नागार्जुन जी ने हमें दिखाया है अपनी कविता के माध्यम से। नागार्जुन जी कहते हैं कि जब वसंत ऋतु का प्रभात होता है और मंद मंद वायु बह रही होती है और प्रातःकालीन की सूर्य की जो किरणें हैं चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं और हमारे आसपास स्वर्णाभ सोने की आभा वाले शिखर थे, तो कवि कहता है कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है जब वसंत ऋतु का प्रभात था, मंद मंद वायु बह रही थी और प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आसपास के सोने जैसे शिखरों पर पड़ रही थी और उस समय एक दूसरे से अलग होकर रह रहे जिन्हें इसी प्रकार का एक अभिशाप मिला हुआ होता है कि जो रात भर एक दूसरे से अलग रहते हैं, जो निशा काल से अर्थात रात्रि के समय जिन्हें एक अभिशाप मिला हुआ है कि रात्रि के समय जिन्हें अलग अलग ही रहना होता है, उस चकवा चकई के चिर अभिशापित बेबस उस चका चकई का बंद हुआ क्रंदन। तो प्रातःकाल का समय है और वह बेबस चकवा चकई जिसे चिरकाल से एक अभिशाप मिला हुआ है कि रात के समय उन्हें एक दूसरे से अलग रहना होता है और जैसे ही प्रातःकाल होती है और बाल अरुण अर्थात प्रातःकालीन सूर्य खिलता है और उसकी किरणें चारों तरफ के हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फैलती है, तो उस चकवा चकई का क्रंदन बंद हो जाता है, वह रोना बंद कर देते हैं और फिर वे उस महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी तरी पर और प्रणय कलय में विलीन हो जाते हैं और ये दृश्य कवि ने अपनी आंखों से देखा है। तो छात्रों को मैं यह एक सलाह आप कह सकते हैं देना चाहूँगा कि पूरा जो हमारा ये एक पैराग्राफ है, पूरा जो अनुच्छेद है, जो पूरा दृश्य हमारे सामने अंकित करता है, अगर मैं 2 स्लाइड्स की बात करता हूँ, 2 स्लाइड्स में जो पूरा दृश्य हमारे सामने अंकित करता है, पहले वर्ड टू वर्ड आप उसके अर्थ को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि इसमें आपका जो पदक्रम है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाए, लेकिन जब आप पूरा जो पद है उसे पढ़ लेते हैं तो उसके पश्चात आप पदक्रम को व्यवस्थित करके उसका एक अच्छा सा अनुच्छेद हिंदी में बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक बार फिर से यहाँ पर कहूँ तो आप ऋतु वसंत का सुप्रभात था, यानी वसंत ऋतु का एक सुप्रभात था, मंद मंद वायु बह रही थी, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आसपास के सोने जैसे शिखरों पर फैली हुई थी और जो चिरकाल से ही जिन्हें एक अभिशाप मिला हुआ है वह चकवा चकई जिन्हें रात भर एक दूसरे से अलग रहना होता है, उनका जो क्रंदन है प्रातःकाल का आगमन होने के पश्चात अब बंद हो चुका है और एक बार फिर से वे उस महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय में विलीन हो गई हैं और कवि ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। कवि कहता है कि मैंने ऐसे बहुत से दृश्य हिमालय पर्वत में देखे हैं। मैंने देखा है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में बादल घिरते हुए कितने सुंदर प्रतीत होते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के हुए उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक अन्य दृश्य नागार्जुन जी कहते हैं कि दुर्गम जहाँ जाया ना जा सके या जहाँ जाना बहुत अधिक कठिन हो, बर्फानी घाटी में हिमालय पर्वतीय प्रदेशों की बर्फ से ढकी हुई एक दुर्गम घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर न दिखाई देने वाली अलख, जिसे देखा ना जा सके, अलख नाभि से उठने वाले अपने ही निज के ही अपने ही उन्मादित कर देने वाले, मदमस्त कर देने वाले परिमल अर्थात सुगंधी सौरभ के पीछे धावित अर्थात भागना होकर तरल अर्थात कोमल कह सकते हैं और तरुण का अर्थ है युवा कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कवि कहता है कि एक दुर्गम बर्फ से ढकी हुई घाटी में जो सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर अपनी ही अलकनाभि से उठने वाले कस्तूरी मृग
कस्तूरी मृग की अपनी ही नाभि से उठने वाली कस्तूरी की जो सुगंध है उसके पीछे भागते हुए और स्वयं पर चिढ़ते हुए मैंने उस कस्तूरी मृग को देखा है। एक आगे दृश्य चलता है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा ना होगा ना यहीं पर। नागार्जुन जी कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है कालिदास द्वारा रचित एक नाटक मेघदूत का, जहाँ पर धनपति कुबेर का, अलका नगरी का उल्लेख किया गया है। और उसी का यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि वह धनपति कुबेर कहाँ गया और उसकी अलका नगरी कहाँ गई, जो हिमालय पर्वत के आसपास उस काव्य ग्रंथ में कहीं दिखाई गई है और यहाँ पर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि वह धनपति कुबेर कहाँ गए और उनकी वह अलका नगरी कहाँ गई, उसका भी कहीं कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कालिदास का व्योम प्रवाही गंगा जल का भी कहीं कोई ठिकाना मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं। मैंने यहाँ पर आकर बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मेघदूत का कहीं कुछ अता पता नहीं लगा। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। लेकिन यहाँ पर नागार्जुन जी ने एक बड़ी सुंदर बात, एक बड़ी प्रिय बात जो कही है वो ये कही है कि उन्होंने कालिदास की कल्पना को मिथ्या नहीं कहा। उन्होंने उनकी बात को सच्चाई मानते हुए, सच मानते हुए अपनी बात को ही एक नया मोड़ प्रदान किया है और कहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह छाया में मेघदूत यहीं पर कहीं बरस गया हो। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि वह धनपति कुबेर कहाँ गया, उसकी अलका नगरी कहाँ गई, और कालिदास द्वारा रचित जो व्योम प्रवाही गंगा जल था उसका भी कहीं कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। मैंने उसे बहुत ढूंढा, क्या उस मेघदूत के विषय में किसी को कुछ पता चला, अर्थात किसी को भी उस विषय में पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह छाया में है मेघदूत यहीं पर कहीं बरस गया हो। तो एक बड़ा सुंदर चित्र था। आगे पढ़ते हैं। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानेल से गरज गरज बिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसके पश्चात नागार्जुन जी कहते हैं कि जाने दो, उन सभी बातों को आप छोड़ दीजिए जो इससे पूर्व हमने कही हैं, उन सभी बातों को छोड़ दीजिए। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में जो कल्पनाएं की गई हैं उन सभी कल्पनाओं को छोड़ दीजिए, वह कवि की कल्पना थी। लेकिन मैं एक बड़ी सच्ची बात, सरल बात, स्वाभाविक बात जो यथार्थ है, जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो मैं कह रहा हूँ। मैंने भीषण जाड़ों में आकाश को चूमने वाले कैलाश शीर्ष पर बहुत बड़े बादल को तूफ़ानी हवाओं से गरजते गरजते भिड़ते देखा है, और यह दृश्य मैंने अपनी आँखों से देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख श्रीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिखचित कला में पान पात्र द्राक्षास्व पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिर अरुणाखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह दृश्य पहले जो वर्णित दृश्य है उन दृश्यों की अपेक्षा एक लंबा दृश्य है, पंक्तियों के माध्यम से अगर हम बात करें। लेकिन जैसे ही वर्ड टू वर्ड हम इससे होते हुए जाएंगे और सभी शब्दों के अर्थ को जानेंगे और बड़े विखंडित से रूप में इसके अर्थ को जानते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके पश्चात हम देखेंगे कि बड़ा सुंदर सा दृश्य हमारी आंखों के सामने उभरेगा। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, शत शत यानी सैकड़ों, निर्झर झरने, निर्झरणी नदियाँ, कल मुखरित कल कल की ध्वनि करते हुए देवदारू कानन में, देवदार वृक्षों के जंगल में, कानन अर्थात जंगल, देवदार वृक्ष के जंगल में सैकड़ों झरने और नदियाँ कल कल की ध्वनि करते हुए, कल कल की ध्वनि करते हुए सैकड़ों झरनों और नदियों से युक्त देवदार वृक्ष के जंगल में, शोणित धवल, शोणित अर्थात लाल रंग के, धवल श्वेत रंग के भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, लाल वर्णी लालिमा से युक्त
और श्वेतवर्णी भोजपत्रों से छाई हुई एक कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील की माला डाले हुए, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख जैसे सुंदर गलों में, शंख जैसे सुंदर गलों में इंद्रनील की माला डाले हुए और रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए, कानों में कुबलियाँ लटकाए और अपने कानों में कुंडल लटकाए हुए, शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल लाल कमल वेणी में और लाल कमल सैकड़ों पत्तियों से युक्त लाल कमल अपनी वेणी अर्थात गूंट में सजाए हुए, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षास्व पूरित रखे सामने अपने अपने, रजत रचित चांदी से बने हुए, मणि खचित मणि सुसज्जित मणि जड़े हुए, कला में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ जिनके ऊपर की गई हों, पान पात्र द्राक्षास्व पूरित, पान पात्र, पात्र अर्थात बर्तन, द्राक्षास्व पूरित मदिरा से भरे हुए रखे अपने सामने सामने, अपने सामने रखे हुए चांदी के बर्तन जो मणियों से सुसज्जित हैं, सुंदर कलाओं से युक्त हैं और जो मदिरा जिनमें भरी हुई है उन पात्रों को अपने सामने रखे हुए, कहाँ पर? लोहित चंदन की त्रिपटी पर, लाल रंग के चंदन की एक तिपाई पर, नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर, नरम आप समझते हैं और निदाघ नरम और निदाघ का मतलब है गरम, नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, नरम गरम बाल कस्तूरी जो कस्तूरी मृग से बनी हुई छाल है, मृग छाल है, पर पलथी मारे हुए मदिर अरुण आँखों वाले, मदिरा के प्रभाव से लाल हुई आँखों वाले उन उन्मद नशे में मदमस्त या मदमस्त वर्ड कह सकते हैं अगर नशा प्रिय नहीं लगता तो, मदमस्त किन्नर किन्नरियों की, उन पहाड़ी नर नारियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को, कोमल मृदुल मधुर कोमल उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को फिरते देखा है। एक दो बड़ा दृश्य था, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। तो अगर हम इन दोनों स्लाइड्स की बात करते हैं और उसके बाद एक व्यवस्थित सा चित्र खींचते हैं शब्दों के माध्यम से, खींचना तो मेरे बस की बात नहीं है, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि नागार्जुन जी ने जो चित्र हमारे सामने खींचा है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने बन पाएगा। सैकड़ों नदियों और झरनों की कलकल ध्वनि से युक्त देवदार वृक्ष के जंगल में लाल और श्वेत भोज पत्रों से छाई हुई कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने केशों को सजाए हुए, सुंदर सुघड़ गलों में, शंख जैसे सुंदर सुघड़ गलों में इंद्रनील की माला डाले हुए, कानों में कुंडल लटकाए हुए, लाल कमल अपनी वेणी में सजाए हुए, वे पहाड़ी नर नारी चांदी के मणि जड़ित सुंदर कलाओं युक्त पात्रों में मदिरा भरकर अपने सामने लाल चंदन की त्रिपटी पर बैठे हैं। उसके पास ही वे नरम निदाग कस्तूरी मृग की मृग छाल उन्होंने बिछाई हुई है जिस पर वो पलथी मारकर बैठे हैं। उनकी आंखें मदिरा के प्रभाव से लाल रंग की हो चुकी हैं और मदमस्त नर नारियों की कोमल मनोरम उंगलियों को मैंने वंशी पर फिरते हुए देखा है। कहने का भाव यह है कि मैंने वह दृश्य देखा है जब पहाड़ी नर नारी अपनी कुटिया में बैठकर मदिरा का पान कर रहे होते हैं, चांदी के बर्तनों में जो विभिन्न प्रकार की कलामय चित्र जिनके ऊपर खींचे हुए हैं उनमें मदिरा भरकर कस्तूरी मृग की छाल पर बैठकर सामने एक टिपाई बिछाए हुए और उस पर उन पात्रों को रखकर मदिरा का पान करने में व्यस्त रहते हैं और ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार से
आज की यह कविता संपन्न होती है। कविता पढ़ने के पश्चात भी आप इसे जब आप कई बार पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे अनछुए पहलू हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका मैं वर्णन नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन फिर भी एक संकेत सा आपको अवश्य मिला होगा जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।